फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यानी जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को डिस्कस किया। अब देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का एक भाग तो हो गया, जो पूरा का पूरा सिद्धांत है, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन दूसरी बात आ जाती है कि इस सिद्धांत की वर्तमान विश्व में क्या प्रासंगिकता है। इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का वर्णन उदाहरण के साथ करिए। तो अगर आपको वर्तमान विश्व के उदाहरण नहीं पता है तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन संभव हैं यूपीएससी के द्वारा पूछे जाने, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की क्लास में आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग विश्व में जो जनसांख्यिकी संक्रमण की दशाएं हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं हमेशा सिद्धांत को जो उसकी प्रासंगिकता है उससे अलग पढ़ाता हूं, क्योंकि सिद्धांत हमेशा वही रहता है और प्रासंगिकता चेंज होती रहती है। तो ऐसे में सिद्धांत आपको जो मैंने पढ़ा दिया उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, और जो प्रासंगिकता है उसको जैसे जैसे आंकड़े बदलेंगे, जैसे जैसे चीजें अपडेट होंगी, वैसे वैसे अपनी क्लासेस में हम लोग अपडेट करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की दृष्टि से विश्व की क्या स्थिति है इसको समझना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विश्व के जो प्रमुख देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये जनसांख्यिकी संक्रमण की किन अवस्थाओं में हैं। तो अगर देखिए, हम लोगों ने 5 स्टेजेस को पढ़ा था, 5 चरण को पढ़ा था। तो अगर चरण 1 की बात करें तो आज विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में हो। लेकिन अब जैसे अमेज़न वगैरह हो गया, तो वहां पर रहने वाली जो कुछ ट्राइब्स वगैरह हैं, वहां की कुछ जो जनजातियां वगैरह हैं, वो अभी भी संक्रमण की पहली अवस्था में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा देश नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो जनसांख्यिकी संक्रमण की दृष्टि से अभी पहली अवस्था में है। फिर दूसरी अवस्था की बात करें तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बोलीविया है, सब सहारा के देश हैं। इस तरह के जो हमारे कंट्रीज हैं, ये द्वितीय अवस्था में आते हैं। तृतीय अवस्था में आपका मैक्सिको है, भारत है, कोलंबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ये सारे देश आ जाते हैं। चतुर्थ अवस्था में आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये चौथी अवस्था में आ जाते हैं। और जो फिफ्थ स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, जहां पर पॉपुलेशन देश की तेजी से कम होने लगती है, यानी कि वृद्धि की जगह जनसंख्या में कमी आने लगती है, इस स्टेज में आपको मिलेगा जर्मनी, इटली, जापान, रूस। तो इन सभी देशों के सामने क्या समस्या है कि भविष्य में यहां पर कार्य करने के लिए जनसंख्या ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन में कमी आ रही है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आ रही है वो माइग्रेशन यानी कि प्रवास के द्वारा आ रही है। अब देखिए, यहां पर आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में विश्व के अलग अलग 5 देशों में जनसांख्यिकी संक्रमण को दिखाया गया है। तो यहां पर हम लोग मॉरिशियस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है, वहां पर जाकर के लिंक पर क्लिक करिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिलेगा। और वहां पे फॉर्म जब आप फिल कर देंगे तो आपको ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा ये जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो वहां पर आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉरिशियस की। देखिए, मॉरिशियस के संबंध में जनसांख्यिकी संक्रमण किस तरह से काम किया, और ये आप मेंस एग्जामिनेशन में बना करके भी आ सकते हैं चित्र, आपको दूसरों से निश्चित रूप से ज्यादा अंक मिल जाएंगे। देखिए, ये हरी लाइन जो है ये बर्थ रेट को दिखा रही है, जन्म दर को दिखा रही है, और ये जो नीचे की लाल लाइन है ये मृत्यु दर को दिखा रही है। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबे समय तक मॉरिशियस में क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर थे। इसीलिए जो जनसंख्या की वृद्धि है वो ना के बराबर थी, यानी कि लगभग जनसंख्या उतनी ही बनी हुई थी जितनी की पहले थी। देखिए, एक लंबे समय तक जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक समय के बाद जो जन्म दर है वो तो कह लीजिए थोड़ी सी बढ़ी। जन्म दर क्यों बढ़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ होगा। तो जो माँ बच्चे को जन्म देती है उनमें से कम बच्चों की मृत्यु हो रही होगी। तो इन सभी कारणों से जन्म दर तो बढ़ी और मृत्यु दर कम हो गई। मृत्यु दर क्यों कम हो गई, वही बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, थोड़ी सी जो सफाई वगैरह है उसमें भी सुधार हुआ।
तो लोगों की मृत्यु होना कम हो गई। तो जन्म दर आप देख रहे हैं ऊपर चली गई, मृत्यु दर कम हो गई और इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ने लगी। तो ये एक स्टेज हो गई। फिर आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जन्म दर में भी कमी आने लगी, क्योंकि लोग जागरूक हुए होंगे। लोगों को जो छोटे परिवार है उसका जो वैल्यू है, उसकी जो आवश्यकता है वो समझ में आई होगी कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, आसानी से परिवार को अच्छा भोजन उपलब्ध करा पाएंगे। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जन्म दर में भी कमी आई। जब जन्म दर में भी कमी आई तो जो जनसंख्या वृद्धि है, देखिए मृत्यु दर तो एक सीमा तक कम हो गई, अब उससे ज्यादा कम हो नहीं सकती है। मृत्यु दर की एक सीमा है, उतनी ही कम हो सकती है। तो मृत्यु दर में तेजी से कमी आ गई और जन्म दर भी धीरे धीरे कम होने लगी। इसलिए क्या दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या देखिए शुरू में तो बहुत ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि अचानक से जन्म दर जो है वो बढ़ गई थी, मृत्यु दर कम हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो कम हो रही है, यानी जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थी। ये मैंने आपको क्यों बताया? जब आप सिद्धांत की अलग अलग अवस्थाओं को बता रहे हैं तो आप इस चित्र को बना करके चले आइए और इस चित्र के साथ में जब आप एग्जाम्पल दीजिए तो बताइए कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बार बार लिखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अवस्था 3 में मॉरिशस में ये देखने को मिला, अवस्था 2 में ये देखने को मिला। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर सभी से अलग हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक ग्राफ है। इस ग्राफ में विश्व की जो अलग अलग भागों की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसको दिखाया गया है। 3 भागों में विश्व को डिवाइड किया गया है। सबसे कम विकसित देश लीस्ट डेवलप कंट्रीज, फिर भारत जैसे लेस डेवलप रीजन्स और फिर मोर डेवलप रीजन्स, यानी कि जो काफी विकसित देश है जैसे अमेरिका, कनाडा। तो देखिए अगर हम लोग 2020 की बात करें तो 2020 के बाद से जो काफी विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसमें काफी कमी आई। देखिए 2020 में ही काफी कम है, 0% के आसपास है, यानी कि ना के बराबर जनसंख्या बढ़ रही है। और क्या देखा जा रहा है कि 2040 तक यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो निगेटिव हो जाएगी, यानी जनसंख्या में कमी आने लगेगी। जबकि जो विकासशील देश है, भारत है, चीन है, यहाँ पर अभी वो स्थिति नहीं है। जनसंख्या देखिए वृद्धि की दर तो कम हो रही है, यानी कि साल दर साल देखा जाएगा कि अब जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थी। लेकिन अभी लंबे समय तक इन देशों में जनसंख्या बढ़ती रहेगी और लगभग 2080 के बाद 2090 की तरफ मान लीजिए एक पीरियड आएगा जब हमारे विकासशील देशों में भी जनसंख्या जो है निगेटिव ग्रोथ की ओर चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी जनसंख्या में कमी आने लगेगी। वहीं पर लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इस अवस्था में आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जो सबसे कम विकसित देश हैं उन्हें अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, वर्ष 2100 तक भी इनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी। देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि जो देशों की आर्थिक सामाजिक दशाएं होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि देश जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था में होगा। तो जाहिर सी बात है विकसित देश जैसे अमेरिका है, जापान है, ऐसे देश जो हैं वो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उन्नति कर चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जनसंख्या जो है वो निगेटिव ग्रोथ की ओर जा रही है, जनसंख्या में कमी हो रही है। इससे थोड़ी सी अलग स्थिति है हमारे विकासशील देशों में, जहां भी आर्थिक सामाजिक विकास उतना ज्यादा नहीं हुआ है। और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि चाड हो गया, माली हो गया, इसके साथ ही अमेजोन बेसिन के कई सारे रीजन हो गए। तो ये सारे जो अलग अलग देश हैं ये अभी बहुत कम विकसित हुए हैं, सबसे पिछड़े हुए देश हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या है वो अभी तेजी से बढ़ रही है। तो फिर से एक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे विश्व में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जन्म दर। तो देखिए ये जो ब्लैक कलर की आप मोटी सी लाइन देख सकते हैं ये वैश्विक जन्म दर को दिखाती है, विश्व में क्या एवरेज जन्म दर है। अब इससे विपरीत देखिए ये जैसे आप रेड लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मतलब है इस रेड लाइन का कि जन्म दर बहुत कम है। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को ये रेड लाइन प्रदर्शित करती है। तो ये लाल रेखा क्या दिखा रही है कि यूरोप और अमेरिका में जो जन्म दर है काफी कम है। इसके साथ ही अगर आप इस लाइन को देखें
तो ये दिखा रही है आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी जन्म दर काफी कम है। वहीं पर अगर हम लोग सब सहारन अफ्रीका की बात करें, ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पर जन्म दर कितनी ज्यादा है। फिर से वही बात आ जाती है कि जो पिछड़े हुए रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया सब सहारन अफ्रीका हो गया, इस तरह के जो पिछड़े हुए रीजन है वहां पर जन्म दर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जबकि यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इस तरह के देशों में जन्म दर कम है। क्यों? क्योंकि इन देशों का जो आर्थिक सामाजिक विकास है काफी हो चुका है, तो लोगों में एक अवेयरनेस आ गई है, लोग कम बच्चों को जन्म देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, तो इन देशों में जन्म दर कम है। इसके ठीक विपरीत ऐसे अफ्रीका जैसे देश जहां पर अभी स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं, जहां पर मृत्यु दर भी अभी ज्यादा है, तो वहां पर लोग बड़े परिवार रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब बड़ा परिवार होगा तो उसमें से शायद कुछ ही लोग बचेंगे। तो कई अलग अलग कारणों से इन देशों में जन्म दर ज्यादा है। अगर अच्छा हम लोग सेंट्रल और साउथ एशिया की बात करें, तो ये ब्लू लाइन से दिखाया गया है। ये वाली लाइन ये देखिए, सेंट्रल और साउथ एशिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो यहाँ पर जन्म दर काफी कम हो चुकी है, जो विश्व का एवरेज है उससे कम हो चुकी है। लेकिन अमेजोन बेसिन वगैरह सॉरी सब सहारन अफ्रीका वगैरह में क्या है कि जन्म दर अभी भी काफी ज्यादा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा लिए। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि विश्व में जन्म दर के जो प्रतिमान दिखाई दे रहे हैं उसका वर्णन करें। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में कितनी जन्म दर है, कितनी मृत्यु दर है, इसे याद कर सके। तो कैसे करना है, बस इस ग्राफ को माइंड में रखिए कि कौन कौन से रीजन, उनमें जन्म दर कैसे दिखाई दे रही है। ये पूरा ग्राफ अगर आपके माइंड में होगा, आंकड़े नहीं याद रखना है, ईयर नहीं याद रखना है, केवल लाइंस को याद रखना है। अगर इतना भी आपके दिमाग में है तो आप बता देंगे कि देखिए विश्व के ये क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, जिनमें अभी आर्थिक सामाजिक विकास कम हुआ है, वो जनसांख्यिकी संक्रमण की क्योंकि अभी शुरुआती अवस्थाओं में है, तो यहाँ पर जन्म दर ज्यादा है। उदाहरण आप देखने लगेंगे, जैसे सब सहारन अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है, वेस्टर्न एशिया है, इन सब का उदाहरण देने लगेंगे। उसके विपरीत में आप कहेंगे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जो देश हैं, वहां पर जन्म दर में तेजी से कमी आई है, क्योंकि इनका आर्थिक सामाजिक विकास काफी अच्छा हुआ है। देखिए ऐसे देश जिनका आर्थिक सामाजिक विकास ज्यादा हो चुका है, यानी कि जो जनसांख्यिकी संक्रमण की चौथी अवस्था में है, पांचवी अवस्था में है, या तीसरी अवस्था में है, लेकिन तीसरी अवस्था के काफी भाग को कवर कर चुके हैं, अब बस चौथी अवस्था में पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी देश होंगे, यहाँ पर आपको वृद्ध लोगों की आबादी ज्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अब देखिए नए बच्चे तो ज्यादा जन्म नहीं ले रहे हैं, तो यानी कि युवकों की आबादी कम हो रही है। वहीं पर जो अब पुरानी जनसंख्या है वो वृद्ध तो होगी, उसको तो रोका नहीं जा सकता है, तो वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको क्या दिखेगा, इनकी टोटल पॉपुलेशन में, किनकी टोटल पॉपुलेशन में, जो तीसरी अवस्था के आखिरी चरणों में है, या चौथी अवस्था में पहुंच चुके हैं, या पांचवी अवस्था में पहुंच चुके हैं, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में वृद्ध लोगों की आबादी आपको ज्यादा दिखेगी। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2022 में टोटल पॉपुलेशन में 16.6% लोग वृद्ध हैं। ये 2023 में बढ़ के 2030 में बढ़ के हो जाएगा 19.4%, और 2050 में बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा लगभग 24%। यानी वृद्ध जनों की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा होगी। कह सकते हैं मोटा मोटा टोटल आबादी के 25% लोग वृद्ध होंगे। इसमें देखिए चैलेंजेस क्या है। जो नवयुवक होते हैं, जो नई आबादी होती है, वो काम करती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है। वहीं पे जो वृद्ध आबादी है, इसके लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं देना पड़ेंगी। मनोरंजन की एक सुविधा हो गई, स्वास्थ्य की सुविधा हो गई, पेंशन हो गई। तो इस तरह से वृद्ध आबादी जो है उसको सुविधाएं देने में अर्थव्यवस्था को ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। तो आगे आने वाले समय में ये जो विकसित देश हैं या तेजी से विकास कर रहे देश हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये अपनी वृद्ध आबादी की देखरेख कैसे करें। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वर्तमान में लगभग 18.7% आबादी वृद्ध है। 2030 आते आते 22%, और 2050 आते आते लगभग 27%, टोटल की 27% आबादी वृद्ध होगी। अब देखिए इसको कंपेयर करिए थोड़े से पिछड़े रीजन से। जैसे हम लोग सब सहारन अफ्रीका की बात कर रहे हैं, जो अभी दूसरे ही स्टेज में है, तो 2022 में टोटल के केवल 3% लोग वृद्ध हैं।
2030 पहुंचते पहुंचते 3.3% हो जाएंगे और 2050 तक पहुंचते पहुंचते 4.7% हो जाएंगे। यानी 2050 में जो सब सहारन अफ्रीका है, यहाँ के जो देश हैं वहां पर युवा आबादी ज्यादा होगी। तो आप क्या देखेंगे, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कहाँ जाना चाहेंगी, इसी जगह पे जाना चाहेंगी जहां पर श्रम सस्ता होगा, आसानी से श्रमिक मिल जाएंगे, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी अलग अलग चीजों की। जो चीजें आज हम लोग भारत में देख रहे हैं, चाइना में देखी गई, वही चीजें एक समय पे सब सहारन अफ्रीका में दिखेंगी। इसी तरह से अगर नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया की बात करेंगे, भी काफी पिछड़े हुए हैं। हम लोगों ने देखा था वर्तमान में इनमें जन्म दर बहुत ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा है क्योंकि अभी ये लोग जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार दूसरी ही अवस्था में है। तो यहाँ पर 5.5% है अभी टोटल में, वृद्ध आबादी 5.5% है। कुछ समय बाद बढ़ के 7% हो जाएगी 2030 में, और 2050 में 12.5% हो जाएगी। यानी कोई बहुत ज्यादा बोझ नहीं आने वाला है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया की, तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी समस्या आने वाली है भारत जैसे देशों के सामने। वर्तमान में जो वृद्ध आबादी है लगभग 12.7% है, 2030 में 16.3% हो जाएगी और 2050 में लगभग 26% हो जाएगी। तो जो भी हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं, इनको अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा अपनी वृद्ध आबादी की देखरेख में। तो इसको लेकर के हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है, अभी से तैयार होने की जरूरत है। ये भी समझना होगा कि उस समय काम करने वाले लोग हमारे यहाँ कैसे आएंगे। अदरवाइज जो हमारी कंपनीज हैं वो ऐसे देशों में जाने लगेंगी जहां पर श्रम सस्ता होगा। तो इन सभी पॉलिसीज को हमें अभी से लेकर के चलना होगा। अब देखिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपके सामने है, तो इस पार्ट को मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जिन चीजों को मैंने आपको अलग अलग डायग्राम और ग्राफ के माध्यम से बता दिया है, उसी को यहाँ पर थ्योरी में समराइज किया गया है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको थ्योरी लिख के आना होगी, तो आपके लिए थ्योरी जरूरी थी, तो मैंने थ्योरी को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन बातें सारी वही हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसा मैंने बताया, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों का जो डिस्कशन है वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग प्रवास के जो अलग अलग चैप्टर है, एक तो जनसंख्या पिरामिड का कॉन्सेप्ट बचा है, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो प्रवास से संबंधित अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।